हाँ देखिए बच्चों, आज हम ओम्स लॉ के बाद में पढ़ेंगे। कल हमने ओम्स लॉ ड्राइव किया था। ओम्स लॉ क्या था? किसी कंडक्टर में जब हम करंट फ्लो करते हैं बैटरी कनेक्ट करके, तो जैसे 20 वोल्ट की बैटरी हमने ली थी। ये लेक्चर नंबर 2, करंट इलेक्ट्रिसिटी का है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 2। तो 20 वोल्ट की बैटरी से हमने कनेक्ट किया, तो इस कंडक्टर के अक्रॉस भी 20 वोल्ट हो जाएगा। इसमें करंट फ्लो होगी प्लस से माइनस। सपोज आई करंट थी, तो कल हमने रिलेशन ड्राइव किया था बी प्रोपोर्शनल आई, और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया था तो ये कांस्टेंट। तो यहाँ पर आर कांस्टेंट था। इस कांस्टेंट का नाम दिया था हमने रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। क्या नाम दिया था? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है ना। इसका ये हमने किसकी जगह पे पुट किया था, किसको रिप्लेस किया था? रो एल अपॉन ए को। रो का नाम था रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, एल लेंथ है इसकी, और ए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसे इसकी स्मॉल आर रेडियस माने तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर है ना। यहाँ तक किया था हमने कल। अब इसके बाद हम जैसे बी प्रोपोर्शनल आई के अकॉर्डिंग हम ग्राफ प्लॉट करें, वोल्टेज वेरी करें हम, तो वोल्टेज जैसे जैसे वेरी करेंगे तो करंट की वैल्यू भी चेंज होगी। दोनों में ग्राफ प्लॉट करें, ग्राफ बिटवीन वी एंड आई, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। वी को जैसे बाई एक्सिस पर, आई को एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर दें, तो इनिशियली जब वी जीरो है तो आई भी जीरो। फिर जैसे जैसे वी को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे आई भी लीनियरली इंक्रीज होगा। इन पॉइंटों को जोन करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। आप इसको प्रैक्टिकल में भी प्रूव कर सकते हैं, प्रैक्टिकली फिजिक्स लैब में है ना। अब इसका जो स्लोप है, जैसे करंट एक्सिस के साथ इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं, तो इस थीटा की वैल्यू क्या रहेगी? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, तो इसमें टेन थीटा इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर क्या है? वी की वैल्यू, और बेस क्या है? आई की वैल्यू। तो टेन थीटा इजकल टू वी अपॉन आई बोल दो, या ऐसे ही बोल सकते हैं, थोड़ा सा चेंज करें अपन। जैसे ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, है ना। तो यहाँ चेंज किसका है? आई का, और यहाँ पे चेंज किसका है? बी का। तो ये डेल वी, ये डेल आई। और स्मॉल चेंज करेंगे तो डी भी लिख सकते हैं स्मॉल चेंज के लिए। तो टेन थीटा इजकल टू ये लिखा जा सकता है, और ये वी अपॉन आई का रेशो या चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट का रेशो, ये रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। किसके? रेजिस्टेंस के इक्वल। तो फिर टेन थीटा इक्वल टू आर। ठीक है। अच्छा, अब यदि वन अपॉन आर लिखते हैं तो वो कॉट थीटा हो जाएगा। वन अपॉन आर को क्या कहेंगे? कंडक्टेंस। आर को रेजिस्टेंस, तो वन अपॉन आर को कंडक्टेंस। आर की यूनिट ओम, तो वन अपॉन आर की यूनिट ओम इनवर्स। ओम इनवर्स, क्योंकि यूनिट ऑफ आर क्या है? यूनिट ऑफ आर इक्वल टू ओम। ठीक। अच्छा, डायमेंशन लिखें हम आर की, तो डायमेंशन देखिए, यूनिट इन
यूनिट तो आप लिख ही सकते हो वोल्ट पर एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर को हम क्या मानते हैं, ओम। लेकिन डायमेंशन लिखी जाए रेजिस्टेंस की तो R इजकल टू V अपॉन I, तो डायमेंशन ऑफ R इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V अपॉन डायमेंशन ऑफ I। डायमेंशन ऑफ R इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V, वोल्टेज। वोल्टेज क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज, तो डायमेंशन ऑफ W अपॉन Q। ऐसे ही करंट क्या होती है, I क्या होता है, Q बाई T, तो डायमेंशन ऑफ I मीन्स डायमेंशन ऑफ, लेकिन I की बेस डायमेंशन है, करंट की बेस डायमेंशन है, तो चार्ज की फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, करंट की हम डायरेक्ट लिखेंगे, है ना। तो डायमेंशन ऑफ I ऊपर डायमेंशन ऑफ W वर्क, नीचे डायमेंशन ऑफ चार्ज, ये चार्ज नीचे आ जाएगा, तो डायमेंशन ऑफ चार्ज Q, ये इनटू में है ना, इनटू, तो डायमेंशन ऑफ R इक्वल टू ऊपर डायमेंशन ऑफ वर्क, वर्क की क्या हो जाएगी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, तो फोर्स की मास इनटू एक्सलेशन के अकॉर्डिंग इनटू डिस्प्लेसमेंट एल, डायमेंशन ऑफ I कैपिटल ए, डायमेंशन ऑफ चार्ज, चार्ज को लिखेंगे Q इजकल टू आई टी, जैसे I इजकल टू Q बाई टी, तो Q इजकल टू आई टी, तो डायमेंशन ऑफ चार्ज की हो जाएगी डायमेंशन ऑफ I इंटू टी, तो डायमेंशन ऑफ R इक्वल टू L इंटू एल, L2 हो गया, करंट की ये है ही, डायमेंशन ऑफ I इंटू टी, तो I की कैपिटल ए, स्मॉल टी की टाइम की कैपिटल टी, तो कैपिटल टी ऊपर जाएगा, ए इंटू ये ए स्क्वायर भी ऊपर जाएगा, तो क्या बनेगी एम L2 टी माइनस 3 ए माइनस 2, तो ये आपकी डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आ गया, है ना, कैपिटल R। कोई दिक्कत इसमें? इसके बाद हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। टेम्परेचर का रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है कंडक्टर का। देखिए हेडिंग लिख लीजिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टर रेजिस्टेंस, या कंडक्टिव रेजिस्टिविटी कह दो चाहे, रेजिस्टिविटी जैसे चेंज होती है वैसे वैसे डायरेक्टली रेजिस्टेंस चेंज होता है। रेजिस्टिव मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑन कंडक्टर रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक ही बात है, जिसको हम रो से डिनोट करते हैं। तो रो पर टेम्परेचर का इफेक्ट, देखिए रो हमने किसकी जगह पे पुट किया था, 1/सिग्मा की जगह पे, और सिग्मा किसकी जगह पे पुट किया था, एन ई स्क्वायर टो बाई एम, एम ऊपर जाएगा तो एन ई स्क्वायर टो। अब टेम्परेचर राइज करने पर यदि हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो एवरेज टाइम कॉलिजन, कॉलिजन का जो एवरेज टाइम है ना, जिसको रिलैक्सेशन टाइम कह रहे हैं, टॉ से डिनोट कर रहे हैं, तो टेम्परेचर राइज करने पर इसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। तो टेम्परेचर इंक्रीज किया तो टॉ डिक्रीज, और जब टॉ डिक्रीज होगा तो रो इंक्रीज होगा।
तो रो इंक्रीज होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर राइज करने पर रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज होता है। अब किस तरीके से इंक्रीज होता है, क्या रिलेशन है, क्या फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला लिखते हैं। तो देखो, इंक्रीमेंट इन रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है इनिशियल रेजिस्टेंस पर, इनिशियल रेजिस्टेंस। इनिशियल रेजिस्टेंस जीरो, रो नॉट, ये रो नॉट कितने डिग्री पर है, 0 डिग्री सेल्सियस पर। देखो 0 डिग्री सेल्सियस पर हम रेजिस्टिविटी रो नॉट लेके चल लेते हैं। अब टेम्परेचर राइज करके हमने कर दिया T डिग्री सेल्सियस, तो T डिग्री सेल्सियस पे सपोज करते हैं रो हो गया, तो फिर इंक्रीमेंट इन रेजिस्टिविटी कितना, रो माइनस रो नॉट। इस इंक्रीमेंट को मैं डेल्टा रो से डिनोट कर देता हूँ। तो फिर डेल्टा रो की जो वैल्यू है वो दो बातों पर डिपेंड करती है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर इंक्रीमेंट के, मतलब T माइनस जीरो के। तो T माइनस जीरो को क्या लिखेंगे हम, T। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर इंक्रीमेंट की। और रेजिस्टिविटी जो इंक्रीमेंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल रेजिस्टिविटी के। 0 डिग्री सेल्सियस पे जो इनिशियल रेजिस्टिविटी थी ना, वो हमने कितनी मानी है, रो नॉट। तो रो नॉट की वैल्यू के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि किसी मेटल का, किसी कंडक्टर का 0 डिग्री पर रो नॉट की वैल्यू मोर है तो उसकी इंक्रीमेंट की वैल्यू भी मोर होगी, और यदि रो नॉट की वैल्यू लेस है तो इंक्रीमेंट की वैल्यू भी लेस होगी। तो इसको सेकंड इक्वेशन डाल देते हैं। अब दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर देते हैं। तो डेल रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रो नॉट T, दोनों इक्वेशन को कंबाइन लिख दिया हमने। तो डेल रो, अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देते हैं यहाँ से। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने पर यहाँ पर जो कांस्टेंट है इसको हम अल्फा से ही डिनोट कर रहे हैं। देखो यहाँ तो ये प्रोपोर्शनलिटी है, यहाँ पर ये अल्फा है। तो ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको कहते हैं टेम्परेचर रेजिस्टिविटी कोफिशिएंट। क्या कहते हैं इसको, टेम्परेचर रेजिस्टिविटी कोफिशिएंट। अब डेल रो को वापस से हम क्या लिख सकते हैं, डेल रो क्या चीज़ है, रो माइनस रो नॉट। तो इस डेल रो को रो माइनस रो नॉट लिख दीजिए, एल्फा रो नॉट T, माइनस रो नॉट को उधर ले जाओ तो ये प्लस रो नॉट हो जाएगा उधर जाके, प्लस एल्फा रो नॉट T। अब रो नॉट कॉमन आ गया तो 1 प्लस एल्फा T। तो ये T डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टिविटी की वैल्यू है। यहाँ पर रो नॉट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टिविटी की वैल्यू। और एल्फा का नाम क्या है, ये कोफिशिएंट है। अलग अलग मेटल के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे आयरन के लिए अलग अलग है, सिल्वर के लिए अलग है ना। तो ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है एल्फा, वो आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा। जो भी मेटल दिया है क्वेश्चन में उसका एल्फा दे दिया जाएगा। इसको कहते क्या है, टेम्परेचर रेजिस्टिविटी कोफिशिएंट। तो किसी T डिग्री सेल्सियस पे आपसे रो पूछा जा सकता है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम एल्फा की यूनिट देखें, तो एल्फा की यूनिट देखो यहाँ से बनेगी, रो नोट को नीचे ले जाओ, T को नीचे ले जाओ, यूनिट ऑफ एल्फा क्या यूनिट बनेगी, रो नोट को हम डेल रो के नीचे ले गए, T को भी नीचे ले गए, तो एल्फा इक्वल टू डेल रो अपॉन रो नोट T। तो यूनिट ऑफ एल्फा इक्वल टू, तो देखिए बच्चों ये रो नोट की जो यूनिट होगी वही
डेल रो नोट की होगी, मतलब ये रो में चेंज है और ये रो है, तो जो यूनिट इसकी है वही चेंज की है, तो इसकी यूनिट से इसकी यूनिट कट हो गई, तो नीचे टी की यूनिट बची। टी की यूनिट डिग्री सेल्सियस, फिर इसको ऊपर ले जाऊंगा तो डिग्री सेल्सियस इनवर्स, तो इसकी यूनिट से इसकी यूनिट कट हो जाएगी, तो क्या बचेगी नीचे डिग्री सेल्सियस, और फिर इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो यूनिट ऑफ एल्फा इजकल टू डिग्री सेल्सियस इनवर्स डिग्री सेल्सियस इनवर्स, है ना, ये इसकी यूनिट हो गई अल्फा की। डायमेंशन लिख सकते हैं यूनिट के हिसाब से, के इनवर्स इसकी डायमेंशन हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ एल्फा इक्वल टू टेम्परेचर की के और फिर इनवर्स है इसलिए के इनवर्स, इसकी डायमेंशन हो जाएगी। तो जिस तरीके से रो के लिए रिलेशन है वैसे आर के लिए, क्योंकि टेम्परेचर राइज करने पर टो डिक्रीज होगा तो आर इंक्रीज होगा, और वो सॉरी टो डिक्रीज होगा तो रो इंक्रीज होगा, और रो इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे हम रेजिस्टिविटी की जगह पे अब हम रेजिस्टेंस कर रहे हैं, तो रो की जगह पे आर। ठीक है, तो बताओ आर का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन ए, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रो के है, तो जिस तरीके से टेम्परेचर का इफेक्ट रो पर होगा उसी तरीके से सेम आर पर हो जाएगा, क्योंकि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रो के है। ठीक है, तो रो जब इंक्रीज हुआ है तो आर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो अब यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस पे हम रेजिस्टेंस कंडक्टर का आर नॉट मान लेते हैं, तो टी डिग्री सेल्सियस पे सपोज करते हैं आर हो गया, तो इंक्रीमेंट इन रेजिस्टेंस आर माइनस आर नोट, तो ये इंक्रीमेंट को हम डेल्टा आर मान लेते हैं, तो डेल्टा आर की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर इंक्रीमेंट के। टेम्परेचर इंक्रीमेंट कितना कर दिया हमने, 0 से टी, तो टी माइनस 0, टी माइनस 0 को टी लिखेंगे, तो डेल्टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया टेम्परेचर इंक्रीमेंट के, और डेल्टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया इनिशियल रेजिस्टेंस। इनिशियली रेजिस्टेंस यदि 0 डिग्री पर जिस मेटल के लिए ज़्यादा है उसके लिए इंक्रीमेंट भी ज़्यादा होता है। ये बिजनेस की तरह है, जैसे किसी बिजनेस में हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, और कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे तो प्रॉफिट भी कम, वही सेम। इनिशियली यदि रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसकी इंक्रीमेंट की वैल्यू भी ज़्यादा होती है। तो ये दो बातों पर डिपेंड है, टेम्परेचर इंक्रीमेंट और इनिशियल रेजिस्टेंस। अब इन दोनों को कंबाइन करके लिख देते हैं। यहाँ पर अल्फा को बोलेंगे टेम्परेचर रेजिस्टेंस कोफिशिएंट, रेजिस्टिविटी कोफिशिएंट के बजाय रेजिस्टेंस कोफिशिएंट। तो अब दोनों को कंबाइन करके ये आ गया। अब वापस से डेल आर को हम लिखते हैं, तो क्या है डेल आर, डेल आर क्या चीज़ है, आर माइनस आर नोट, तो आर माइनस आर नोट, ये आर नोट माइनस आर नोट को उधर ले गए, फिर आर नोट को हमने कॉमन ले लिया, बस सेम है, लेकिन अल्फा का नाम टेम्परेचर रेजिस्टिविटी कोफिशिएंट के बजाय टेम्परेचर रेजिस्टेंस कोफिशिएंट हो जाएगा। अब यहाँ पे भी इसकी अल्फा की डायमेंशन लिखेंगे, तो डेल आर अपॉन आर के अकॉर्डिंग ये यूनिट सेम होगी, तो ओनली 1/T की आएगी, 1/T के मतलब 1 डिग्री सेल्सियस, तो ये यूनिट और यही डायमेंशन रहेगी। ठीक है बच्चों, तो ये आपने क्या देखा, टेम्परेचर हम राइज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी राइज होता है, और टेम्परेचर डाउन करेंगे तो रेजिस्टेंस भी डाउन होगा किसी कंडक्टर का, किसी मेटल का। तो टेम्परेचर हम यदि डाउन करेंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डाउन होगा,
यदि हम टेम्परेचर डाउन करते जाते हैं किसी मेटल का, तो एक सर्टेन टेम्परेचर पर उसका रेजिस्टेंस डाउन होके अप्रॉक्स 0 हो जाता है। रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? अप्रॉक्स 0। और वो पोजीशन कहलाती है सुपर कंडक्टिविटी। क्या कहलाती है? सुपर कंडक्टिविटी। और उस समय उस कंडक्टर को बोला जाएगा सुपर कंडक्टर। क्या बोला जाएगा उस समय? सुपर कंडक्टर। वैसे नेचर में सुपर कंडक्टर मिलते नहीं हैं, साइंटिस्ट खोज में लगे हुए हैं कि कोई सुपर कंडक्टर मिल जाए, बट अभी कोई मिला नहीं है। लेकिन ये जरूर देखा है हमने कि यदि टेम्परेचर हम डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, और एक सर्टेन टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 तो नहीं होती, लेकिन अप्रॉक्स 0 हो जाती है। तो जब अप्रॉक्स 0 हो जाती है तो उसी को हम सुपर कंडक्टर कह देते हैं। वैसे सुपर कंडक्टर हो नहीं पाता, अप्रॉक्स सुपर कंडक्टर हो जाता है, अप्रॉक्स सुपर कंडक्टर। जैसे मरकरी का टेम्परेचर यदि हम 4.2 केल्विन तक डाउन कर दें, 4.2 केल्विन कितना होगा? 4.2 केल्विन होगा, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे तो कितना माइनस करेंगे? 273। सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 डिग्री 273 ऐड करते हैं, जबकि केल्विन को सेल्सियस में बदलना हो उल्टा, तो 273 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 माइनस करते हैं तो 270, फिर 1 और माइनस करेंगे तो 269, फिर 0.2 और माइनस करेंगे तो 268.8 नेगेटिव, है ना। तो ये माइनस का इतना डिग्री सेल्सियस ऑब्टेन करने के लिए काफ़ी रिसोर्स हमें यूज़ करने पड़ेंगे। काफ़ी रिसोर्स मतलब एनर्जी टेम्परेचर को डिक्रीज करने के लिए अप्लाई करनी पड़ेगी, यूज़ होगी एनर्जी। रेफ्रिजरेशन करना पड़ेगा उसका टेम्परेचर डाउन करने के लिए, तो रेफ्रिजरेशन में भी एनर्जी कंज्यूम होती है। हम चाहते हैं कि एनर्जी, सुपर कंडक्टिविटी की ज़रूरत क्यों पड़ी? ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जैसे कोई कंडक्टर है, यदि इसका रेजिस्टेंस 0 होता तो एक बार हम इसमें बैटरी कनेक्ट करके करंट को फ्लो कर देते, है ना। फिर बाद में बैटरी को हटा भी लिया जाए और फिर इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, और यदि रेजिस्टेंस 0 तो ये ऑलवेज करंट फ्लो होती रहेगी, ऑलवेज। इसका मतलब हमें बैटरी का कंजप्शन करना ही नहीं पड़ेगा, एक बार करंट फ्लो करके छोड़ दो, हमेशा करंट फ्लो होती रहेगी। यदि रेजिस्टेंस 0 है तो चार्ज का फ्लो रुकेगा ही नहीं, तो एनर्जी सेव हो जाएगी। तो एनर्जी को सेव करने के लिए हम सुपर कंडक्टर लेना चाह रहे हैं, सुपर कंडक्टर की जरूरत है। लेकिन सुपर कंडक्टर बहुत ही कम टेम्परेचर पर बन पाता है, माइनस में इतना टेम्परेचर करना पड़ता है। तो माइनस में टेम्परेचर इसका करने के लिए भी तो एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। तो बात तो वही होगी फिर, एनर्जी चाहे बैटरी की फॉर्म में यूज करो, कंज्यूम करो, चाहे टेम्परेचर डाउन करने के लिए यूज करो। फायदा कब होता है हमें? यदि नेचर में हमें पहले से सुपर कंडक्टर कहीं से मिल जाता नेचुरली, तब तो बेनिफिट होता, लेकिन नेचुरली अभी हमें मिला नहीं है, साइंटिस्ट खोज में लगे हुए हैं। तो हम यहाँ सुपर कंडक्टिविटी की बात डेफिनेशन देना चाहे तो क्या है? सुपर कंडक्टिविटी, जब कंडक्टर का रेजिस्टेंस 0 हो तो वो स्टेट सुपर कंडक्टिविटी की कहलाती है, और उस कंडक्टर को सुपर कंडक्टर कहते हैं। तो मरकरी के लिए टेम्परेचर कितना होता है? 4 मरकरी, 4.2 केल्विन। ठीक है बच्चों। यदि रेजिस्टेंस 0 है तो एक बार करंट फ्लो करके छोड़ देंगे तो हमेशा करंट फ्लो होती रहेगी, ऑलवेज करंट रहेगी। इनफाइनाइट टाइम तक बिना बैटरी कनेक्ट किए, एक बार बैटरी कनेक्ट करके छोड़ दीजिए, फिर चार्ज का फ्लो हो जाएगा, तो वो फ्लो रुकेगा नहीं। तो अभी नेचर में सुपर कंडक्टर मिला नहीं है, साइंटिस्ट खोज में लगे हुए हैं।
इसके बाद हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या रीड करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए कॉम्बिनेशन, दो टाइप के कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे हम, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले सीरीज कॉम्बिनेशन। ये सपोज करते हैं 20 वोल्ट की बैटरी है, तो इसने करंट जो फ्लो की है वो सपोज करते हैं आई है। तो इसमें करंट आई, रेजिस्टेंस इसका R1, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ओम्स लॉ से आई आर, अभी था ना V इक्वल टू आई आर, तो ओम्स लॉ से इसका पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू R1, इस I इंटू R1 को हम V1 मान लेते हैं। ऐसे ही इसका पोटेंशियल डिफरेंस ओम्स लॉ से I इंटू R2, इसके पोटेंशियल डिफरेंस को हम V2 मान लेते हैं। तो इस एंड और इस एंड का पोटेंशियल डिफरेंस V1 और इस एंड और इस एंड का पोटेंशियल डिफरेंस V2। तो यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो टोटल हो जाएगा V1 प्लस V2, और इस ब्रांच का ऊपर से देखने पर V1 प्लस V2 है, तो फिर इस ब्रांच का नीचे से देखने पर कितना है V। इसका मतलब V1 प्लस V2 की वैल्यू किसके इक्वल है, V के इक्वल है। तो V इजकल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू पुट कर दी हमने, कितनी है V1 की, IR1, V2 की IR2, और B की वैल्यू कैसे पुट करेंगे, देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता क्या है एक्चुअल में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है जितने भी रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं उन रेजिस्टेंस की जगह पे सिंगल रेजिस्टेंस यदि एज्यूम किया जाए तो उस सिंगल रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। तो R1 और R2 की जगह पे यदि हम एक सिंगल रेजिस्टेंस एज्यूम कर लें, यहाँ से यहाँ तक की, इस एंड और इस एंड के बीच में दो दिखाई दे रहे हैं लेकिन दो की जगह पे हम एक ही एज्यूम कर लेते हैं। एक ही एज्यूम कर लेते हैं, और करंट में इतना एज्यूम करें ताकि करंट में कोई चेंज नहीं आए, पहले जितनी करंट है उतनी करंट अभी भी बनी रहे सिंगल रेजिस्टेंस से। तो ये जो एज्यूम किया गया रेजिस्टेंस है इसको हम R इक्विवेलेंट यदि मान लेते हैं, तो इस सिंगल रेजिस्टेंस को दोनों की जगह पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोला जाता है। तो बताइए इस डायग्राम के इक्विवेलेंट ये डायग्राम है और इस डायग्राम के इक्विवेलेंट ये डायग्राम है। तो यहाँ जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, लेकिन इसका पोटेंशियल डिफरेंस ओम्स लॉ से कितना होगा, तो I इंटू आर इक्विवेलेंट, I इंटू आर इक्विवेलेंट होगा इस एंड और इस एंड के अक्रॉस। लेकिन ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक IR इक्विवेलेंट है और यहाँ से यहाँ तक ऊपर की ब्रांच से लिखो चाहे नीचे की ब्रांच से लिखो इक्वल होता है पैरेलल में, इस ब्रांच से लिखो चाहे इस ब्रांच से लिखो। तो इस ब्रांच से नीचे वाली ब्रांच से कितना दिखाई दे रहा है B, तो फिर ऊपर की ब्रांच से जो वोल्टेज है पोटेंशियल डिफरेंस है वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, V के इक्वल होगी। तो फिर V की वैल्यू किसके इक्वल है, IR इक्विवेलेंट के इक्वल। तो यहाँ V की वैल्यू में क्या पुट कर दूंगा, IR इक्विवेलेंट पुट कर दूंगा। तो पुट कर दीजिए, तो I कॉमन आ जाएगा,
आई से आई कैंसिल, तो आर इक्वलेंट इजकल टू R1 प्लस R2। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई कितनी, सम ऑफ बोथ रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। कौन से कॉम्बिनेशन के लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टेंसेस के लिए। अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे दो रेजिस्टेंस के लिए। नंबर 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो, ये R1 और ये R2, दोनों रेजिस्टेंस के एक एक एंड को एक पॉइंट पे जोन कर लिया और दोनों रेजिस्टेंस के अदर एंड्स को भी अनदर एंड पर जोन कर लिया। तो ये कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा यदि हम इन दोनों पॉइंटों के अक्रॉस करंट फ्लो करने के लिए बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। तो ये जैसे B वोल्ट की बैटरी से हमने इसको कनेक्ट कर दिया, तो ये दोनों रेजिस्टेंस B वोल्ट की बैटरी के साथ में पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब सपोज करते हैं इस बैटरी से फ्लो होने वाली टोटल करंट I है। अब I आगे चल के दो ब्रांचों में डिवाइड होगी। अब जिस ब्रांच की रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी उसमें करंट कम जाएगा और जिस ब्रांच का रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज़्यादा जाएगी। तो रेजिस्टेंस अनइक्वल है तो फिर करंट भी इसमें इन दोनों में अनइक्वल जाएगी। सपोज करते हैं इसमें I1 चली गई, इसमें I2 चली गई, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इसका होगा ओम्स लॉ से I1 R1, इसका पोटेंशियल डिफरेंस ओम्स लॉ से I2 R2, इस एंड का पोटेंशियल डिफरेंस ओम्स लॉ से IR I2 R2। लेकिन ये तीनों ब्रांचें पैरेलल में, तीनों ब्रांच किस में, पैरेलल में, तो फिर I1 R1 इजकल टू I2 R2 इजकल टू V। तो बाय डायग्राम, फ्रॉम डायग्राम हम जैसे स्टार्ट यहाँ से करें, I डिवाइड हो गई I1 में और I2 में। जैसे ये 10 एम्पियर है, ये 4 हो तो ये 6 होगी, तो 4 + 6 कितना 10 के इक्वल। तो उसी तरीके से I इक्वल टू I1 प्लस I2, है ना। तो I इजकल टू I1 प्लस I2 हमने डायग्राम से देख के लिख दिया। I डिवाइड हो गई I1 और I2 में। अच्छा, अब I1 की वैल्यू हम पुट करें तो बताओ कैसे पुट करेंगे। ये I1 R1 किसके इक्वल है, बैटरी के B के इक्वल, I2 I2 भी किसके इक्वल है, बैटरी के B के इक्वल, क्योंकि ये तीनों इक्वल होंगे पैरेलल में। ये तो ये भी B के इक्वल, ये और ये पैरेलल में, ये और ये पैरेलल में, ये भी B के इक्वल। तो I1 की वैल्यू क्या लिखेंगे फिर, I1 R1 B के इक्वल है, तो I1 हो जाएगा B अपॉन R1। I1 R1 इजकल टू V, तो I1 इजकल टू B अपॉन R1। ऐसे ही I2 R2 इजकल टू B, तो I2 इजकल टू B अपॉन R2। फिर I की वैल्यू कैसे लिखेंगे, एक्चुअल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, अभी बताया था दो रेजिस्टेंस ये दिखाई दे रहे हैं, दो की जगह पे कोई एक रेजिस्टेंस एज्यूम किया जाए तो उस एक रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहेंगे यदि करंट की वैल्यू उतनी बनी रहे। अभी I है तो I बनी रहे, तो इन दो की जगह पे मैं एक दिखा रहा हूँ। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में दो दिख रहे हैं इस डायग्राम में, लेकिन अब मैं
इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में 2 की जगह पे 1 दिखा रहा हूँ, बाकी सर्किट न्यू की तो है। ये बी वोल्ट की बैटरी है ना, बी वोल्ट की बैटरी है, और करंट अभी भी आई है। लेकिन इन 2 की जगह पे जब ये एक रेजिस्टेंस एज्यूम किया, तो इस एक रेजिस्टेंस की वैल्यू सपोज करते हैं आर इक्विवेलेंट है। आर इक्विवेलेंट रखने से करंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है, मतलब आई बनी रहती है, पहले आई थी अभी भी आई बनी रहती है। तो इस रेजिस्टेंस को दोनों की जगह पे एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोला जाएगा। तो अब इसकी ओम्स लॉ से वैल्यू कितनी होगी पोटेंशियल डिफरेंस की, आई इंटू आर इक्विवेलेंट, ये वैल्यू होगी ओम्स लॉ से। लेकिन ये वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस की किसके इक्वल दिखाई दे रही है, बी के इक्वल दिखाई दे रही है। तो ये वैल्यू बी के इक्वल, तो फिर आई की वैल्यू क्या रहेगी, आई आर इक्विवेलेंट इजकल टू बी, तो आई इजकल टू बी अपॉन आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो आई की वैल्यू बी अपॉन आर इक्विवेलेंट, मतलब इस डायग्राम के इक्विवेलेंट ये डायग्राम है और इस डायग्राम के इक्विवेलेंट ये डायग्राम है। ठीक है, इसकी जगह फिर हम ये बना सकते हैं, इसकी जगह पे ये बना सकते हैं। अब देखिए, बी राइट हैंड साइड से कॉमन आके लेफ्ट हैंड साइड का बी कट, तो फिर क्या रहेगा 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इजकल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट फाइंड करने का फॉर्मूला आ गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब यदि 2 रेजिस्टेंस इक्वल वैल्यू के हों, जैसे हमने तो यहाँ पे अनइक्वल वैल्यू मान के चले थे R1 और R2, यदि इनकी वैल्यू इक्वल होती तो देखो इफ R1 इजकल टू R2 और इसको मान लेते हैं कैपिटल R, देन क्या होता, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या हो जाता, आर इक्विवेलेंट इजकल टू R1 प्लस R2, तो R प्लस R तो 2R हो जाता है ना। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इजकल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, R1 की वैल्यू R